जय हिंद साथियों। भारतीय भूगोल के देखते हुए भारतीय भूगोल का एक नया टॉपिक, एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसका नाम है नदी, नदियाँ, या इसे हम कहते हैं अपवाह तंत्र या अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र यानी कि अपवाह मैंने बहने का, जो जल के बहने का जो एक क्रम है उसे अपवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। अपवाह तंत्र भारत में जो नदी तंत्र है वो दो प्रकार के हैं। भारत में अपवाह तंत्र दो प्रकार के हैं। एक तो उत्तर भारत की नदियाँ या नदी तंत्र, दूसरा है दक्षिण भारत की नदियाँ, दक्षिण भारत की नदियाँ। अब उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं उन्हें हम हिमालय नदी तंत्र भी कह सकते हैं। मुख्य नदी तंत्र में शामिल जो है इसमें कौन कौन से है, यानी कि इन्हें हम सदा नीरा के नाम से भी जाना जाता है। सदा नीरा जो वर्ष भर जिनके अंदर पानी भरा रहता है वो सदा नीरा। इसमें जो उत्तर भारत की जो नदियां हैं इसमें मुख्यतः तीन नदी तंत्र आते हैं, जिसमें गंगा नदी तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र है और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। ये तीनों नदी तंत्र हिमालय पर्वत से निकलकर भारत में, पाकिस्तान में और नेपाल में, चीन में होते हुए या बांग्लादेश से होते हुए हिंद महासागर में गिरते हैं, चाहे वो बंगाल की खाड़ी में गिरे चाहे वो अरब सागर में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र क्या है? सिंधु नदी तंत्र के अंदर 6 नदियों का उद्गम है, मिलन है, 6 नदियां हैं। सबसे पहले हम सिंधु नदी को देखते हैं। सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी हमारी चीन के तिब्बत क्षेत्र से निकलकर, तिब्बत में भी मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील या सिंध का बाब हिमनद से निकलकर, कहाँ से निकलकर? सिंध का बाब हिमनद या मानसरोवर झील से निकलकर यह भारत में प्रवेश करती है, भारत के लद्दाख में। और भारत का जो वह क्षेत्र, लद्दाख का वह क्षेत्र दमचोक के नाम से जाना जाता है। यानी कि जब तक ये चीन के तिब्बत में है, उसके बाद में जैसे ये भारत के लद्दाख में एंट्री करती है तो भारत का वह स्थान, लद्दाख का वह स्थान दमचोक क्षेत्र है। तो वहाँ से एंट्री करने के बाद में यह भारत के लद्दाख और जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में एंट्री करती है। और पाकिस्तान में एंट्री करने के बाद, पाकिस्तान में बहने के बाद, कुछ दूर चलने के बाद यह अरब सागर में अपना जल प्रवाहित करती है। अरब सागर में अपना जल प्रवाहित करती है। अब अरब सागर में अपना जल प्रवाहित करने से पहले इस नदी में बहुत सी नदियां आकर मिलती है जो उसकी सहायक नदियां हैं। उसकी सहायक नदियों का जब हम क्रम देखते हैं तो उसमें नंबर 1 पर देखते हैं हम कौन सी? झेलम नदी। झेलम नंबर 2 पर, यानी कि उत्तर से दक्षिण तक अगर उसका क्रम देखा जाए तो सटीक जो क्रम क्या होगा? झेलम, उसके बाद में चिनाब, उसके बाद में है चिनाब नदी, चिनाब या चिनाव नदी। तीसरे स्थान पर झेलम, चिनाब, रावी नदी। चौथे स्थान पर व्यास नदी और 5वें स्थान पर है सतलज नदी। ये इसके उत्तर से, यानी कि उत्तर से दक्षिण तक बहने का क्रम है। यानी कि सबसे उत्तर में कौन सी? झेलम है, फिर चिनाव है, तीसरे नंबर पर रावी है, फिर व्यास है और 5वें नंबर पर सतलज नदी है। तो हम इसकी सबसे पहले झेलम नदी, जो इसकी सहायक नदी झेलम है, झेलम का जो उद्गम स्थल है वो बेरीनाग, जम्मू कश्मीर के बेरीनाग से निकलकर, बेरीनाग झरना या झील से निकलकर या शेषनाग झील से निकलकर ये बहती हुई कहाँ पहुँचती है? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में पहुँचने के बाद चिनाव नदी में आकर मिल जाती है।
इस नदी के किनारे श्रीनगर स्थित है। दूसरे नंबर पर देखते हैं हम चिनाब नदी। चिनाब नदी है, यह निकलती है बारालाचा दर्रे से। चिनाब नदी का उद्गम स्थल बारालाचा दर्रा है और चिनाब नदी क्या करती है, बारालाचा दर्रे से निकलने के बाद में सीधा जाकर अपने साथ बाकी सभी सहायक नदियों का जल लेकर और ये सिंधु नदी में आकर मिलती है। वहीं रावी नदी को देखते हैं। जो रावी नदी है, इसका उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा है। रोहतांग दर्रे से निकलकर यह नदी भी कहाँ पहुँचती है, यह नदी आकर चिनाब नदी में आकर मिल जाती है। और रोहतांग दर्रा जो स्थित है वो किस जगह है? रोहतांग दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वहीं देखते हैं व्यास नदी भी रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से निकलती है और यह कुल्लू घाटी में बहते हुए हरि के बैराज, यह स्थान है हरि के बैराज जो स्थित है पंजाब राज्य में। हरि के बैराज के पास आकर सतलज जो स्थित है तिब्बत के मानसरोवर झील से ही आती हुई इसके साथ मिल जाती है। सतलज नदी में आकर अपना जल व्यास नदी उड़ेल देती है। ठीक है, तो लास्ट देखते हैं हम सतलज नदी भी मानसरोवर झील जो तिब्बत में स्थित है वहां से निकलकर भारत में प्रवेश करने के बाद में और हरि के बैराज से व्यास नदी का जल लेकर यह भी आकर इस नदी में चिनाब नदी में आकर मिल जाती है। अब ये सब नदियां आकर चिनाब में मिलने के बाद एक धारा का रूप ले लेती है। इस धारा को संयुक्त रूप से एक नाम दिया गया जिसका नाम है पंचनद। यानी कि 5 नदियों के जल को जब साथ लेकर चलने के बाद एक संयुक्त रूप से एक धारा का निर्माण करेगी तो उसे बोलते हैं पंचनद। यानी कि 5 नदियों का जो समूह है वह होकर चला और जाने के बाद में उसके बाद ये मिलती है सिंधु नदी से। अब सिंधु नदी के जो सब आकर मिलती है तो सिंधु नदी का वह अक्षेत्र जहाँ आकर ये सिंधु नदी से मिली वह अक्षेत्र कहाँ स्थित है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान के मीठन कोट में आकर ये सिंधु नदी से आकर मिलती है। यानी कि जब सिंधु नदी बहती है पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिरती तो उससे पहले कौन सी नदियाँ? जो चिनाब नदी है जो 5 नदियों का जल लेकर आई पंचनद, वह आकर अरब सागर में गिरने से पहले सिंधु नदी से मिलने के बाद सिंधु नदी से मिलती है और मिलने का वो जो स्थान है वह है मीठन कोट। तो दोस्तों ये हमारे सिंधु नदी तंत्र कंप्लीट। अब सिंधु नदी तंत्र में एक समझौता हुआ था भारत के साथ। क्या है? सिंधु जल समझौता भारत के साथ एक ऐसा समझौता था जो नदियां भारत से निकलकर पाकिस्तान में जा रही थी तो उनके जल के ऊपर एक विवाद था कि भारत को कितना जल उसका यूज करना है और कितना नहीं करना है, कितना छोड़ना है। तो उसमें क्या हुआ, 1960 में यह समझौता हुआ था। 1960 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच में एक समझौता हुआ जिसमें प्रथम 3 नदियाँ कौन कौन सी? एक तो सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, इन तीनों का जल भारत सिर्फ 20% ही अपने उपयोग में ला सकता है
बाकी 80% पाकिस्तान को देने का एक समझौता रखा गया। वहीं बाकी जो 3 नदियां थी, रावी, व्यास, सतलज, इनका 80% भारत और 20% पाकिस्तान को सौंपने का वादा किया। तो साथियों, ये हमारा सिंधु नदी तंत्र था। तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी वो गंगा नदी तंत्र पर आएगी।